नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। आपके जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है एचएएल का, और साथ में जो आपके एनएमडीसी के जो एग्जामिनेशन आपके जो होंगे। तो देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सेट हमने इसका ऑलरेडी करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो जितने भी प्रीवियस देखिए जो सेट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। ये जो है आपका 6 नंबर का सेट आपका होगा। हमने जो है ये सीरीज बीच में थोड़ा सा ये ब्रेक कर दिया था, एग्जामिनेशन जो है आपका शेड्यूल जैसे कि आपका आगे बढ़ गया था, इस कारण से। तो इसको जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपका एग्जामिनेशन अभी जैसे कि आपका एचएएल का होने वाला है। तो आप लोग जो है इससे बेनिफिट जरूर लेना। और देखिए, जो आपका जीके का एक पीडीएफ है, तो इसका हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ नोट्स भी तैयार आपका कर दिया है। इसमें देखिए आपको जो है जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट हैं जीके के, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साथ में जनरल साइंस का, तो इसमें एक कंबाइंड पीडीएफ हमने तैयार किया हुआ है, जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन अभी आने वाले आपके जो भी पीएसयू के हैं, तो उन सभी में आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप जो है इसको बाई कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए, हमने जो है यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। तो ये देखिए, आपके जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे एक कम्प्रिहेंसिव वे में और क्विक जो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से पूरा कर सकते हैं। हमने ये एग्जाम ओरिएंटेड ही कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इंग्लिश और जीके दोनों का। आप कोई भी एग्जामिनेशन अभी आपकी जो आने वाले हैं, तो ये केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जो आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको वहाँ पे। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो आप लोग स्टोर सेक्शन में जाना, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा। और जब कोर्स आप लोग का बाय हो जाएगा, तो इसके बाद आप लोग कंटेंट में जाके यहाँ पे जो है कम्प्रिहेंसिव वे में इंग्लिश और जीके का आप पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। और ये जो है पूरी तरीके से एड्स फ्री रहेगा, आपका यूट्यूब जैसा ऐड यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो आने वाले जो भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं। तो देखिए, सेट नंबर 6 का जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, अब तक हम लोगों ने 5 सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। जो लोग पहले के सेट नहीं देखे हैं, तो आप लोग उसको भी देख लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें से जो दिया हुआ है लिस्ट में आपका, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसमें देखिए, देखो, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी जो होते हैं, तो इनका प्रोविजन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का भी है, फाइनेंस कमीशन का भी है, और नेशनल कमीशन फॉर एससी का भी है। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कहने का मतलब ये होता है कि जिनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। और ये जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होते हैं, तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं, और उनको पावरफुल भी होता है, यानी कि उनको पावर ज़्यादा होती है। वो जो है इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं, बिना कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में या फिर बिना कोई प्रेशर के आके। तो ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन से होते हैं, और ये चीज़ आपका मेंशन किया गया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की ही हम बात करते हैं। और इसके साथ में देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका हो गया। इसके साथ में देखिए, जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपके हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और एससी जो आपके हो गए। और इसके साथ में आपका जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है, यानी कि जो सीएजी का है। और इसके साथ में अटॉर्नी जनरल आपका हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का हो गया। और इसके साथ में जो स्पेशल ऑफिसर होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। तो ये सारे के सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी कि इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में ऑलरेडी मेंशन्ड है। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। और ये देखिए, करंट चेयरमैन अभी ये सारे कमीशन के कौन कौन से हैं, तो ये जो है आप लोग करंट अफेयर से तैयारी कर लेना। ये जो है डेटा आपका में भी ओल्ड हो सकता है यहाँ पर आपका, लेकिन करंट अफेयर में ये सारा अपडेटेड है। बस आपको इस पे फोकस करना है यहाँ पे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और ये देखिए, सारा जो है आपको जीके वाला पीडीएफ में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखिए, ये जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं, मतलब कि इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजंस तो नहीं है, लेकिन इनको जो है एक एक्ट बना के, या फिर जो है कोई पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर जो है इसको गवर्नमेंट ने जो है अपने अपने जैसे और भी फंक्शंस के लिए इन्होंने तैयार किया हुआ है, इनका कंस्टिट्यूट किया हुआ है।
तो इस तरीके से जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो वो कौन कौन से हैं, आप लोग इसका भी तैयार कर लेना लिस्ट इसका। जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ नीति आयोग का हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का आपका हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका हो गया, और इसके साथ में आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, लोकपाल और जो लोकायुक्ता है जो आप देखते हैं स्टेट्स में, और इसके साथ में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपका हो गया, और सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन और प्लानिंग कमीशन है। तो ये सारे के सारे जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजंस नहीं है, इनको जो है गवर्नमेंट का एक्टिव एग्जीक्यूटिव जो रेजोल्यूशंस होते हैं तो उनके द्वारा ये चीज जो है बनाए गए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग लिस्ट तैयार इसका कर लेना अच्छे से। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपका है प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का देखिए ये जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया था, और इसको फिर बाद में देखिए इसको हटा दे भी गया है यहाँ पे, नीति आयोग का जो है इसको रिप्लेसमेंट में लाया गया है यहाँ पर। तो नीति आयोग का देखिए इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। तो ये सारा चीज डिटेल हमने पॉलिटी वाले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। तो देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है तो इसको देखिए अगस्त मूवमेंट के नाम से भी, इंडियन अगस्त मूवमेंट के नाम से भी बोला जाता है यहाँ पे। तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 1942 में। तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा। और देखिए उस समय जो बॉम्बे का जो सेशन चल रहा था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का, तो उसी सेशन में महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का इन्होंने एक जो है मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था। और उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, और उस समय जो है ये चाहते थे कि हम लोग जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर आ जाए, तो उसी समय इन्होंने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम। तो ये जो है इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो कि लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी मूवमेंट्स या फिर जो और भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपके हुए हैं तो उन सभी को जो है आप लोग देख लेना, हिस्ट्री वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि इन विच गेम चाइना मैन इज यूज्ड। तो कौन सा गेम में जो है ये जो टर्म आपका दिया हुआ है चाइना मैन ये यूज किया जाता है। तो ये देखिए क्रिकेट का एक टर्म आपका है चाइना मैन, जो कि देखिए ये जो होता है कि जो लेफ्ट आर्म जो अनऑर्थोडॉक्स जो स्पिन जो करते हैं जिसे कि स्लो लेफ्ट आर्म चाइना मैन का नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आपका रिलेटेड है क्रिकेट से। तो ऑप्शन बी देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट हमने दिया हुआ है। जैसे एथलेटिक्स की बात करते हैं तो इससे देखिए जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है आपका, जैसे कि रिले हो गया, हर्डल्स हो गया, इसके अलावा शॉर्ट पुट आपका हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, तो ये सारा का जो चीज आप कहते हैं एथलेटिक्स से रिलेटेड है। उसी तरीके से बास्केटबॉल की यदि हम बात करते हैं तो इससे देखिए आपका अंडर हेड और ओवर हेड है। और वहीं बैडमिंटन से यदि बात करते हैं तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके हैं जैसे कि शटल कॉक आपका हो गया, सर्विस कोर्ट हो गया, डबल फॉल्ट आपका हो गया। तो ये सारा जो है आपका यहाँ पे रिलेटेड है किससे, बैडमिंटन से। उसी तरीके से बॉक्सिंग की बात करते हैं तो इससे देखिए जो आपका दिया हुआ है नॉकआउट हो गया, ब्लीडर हो गया, विस्कर्स हो गया। क्रिकेट से तो बहुत सारे टर्म्स आपके रहते हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही होंगे, जैसे बेल, पवेलियन, रबर, स्पिन, गुगली, इसके साथ में होक, ग्लैंस हो गया। तो ये सारे बहुत टर्म इससे रिलेटेड है। फिर वही चेस से भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके होते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका होता है यहाँ पे चेकमेट, और दूसरा आपका होता है इसमें गैम्बिट होता है। फिर इसके बाद देखिए फुटबॉल की ही बात करते हैं तो इसमें भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे किक हो गया, गोल हो गया, आपका हेड हो गया, पेनल्टी किक हो गया। तो ये सब चीज़ है तो आप लोग जो है सुने भी होंगे, तो उससे भी आप लोग ये इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखिए गोल की बात करते हैं तो इससे आपका देखिए जैसे एस आपका हो गया, डबल लीगल हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपके हैं जैसे ब्लाइंड शॉट है। फिर हॉकी की देखिए बात करते हैं तो इससे आपका रिलेटेड टर्म्स जो है जैसे कि बुली हो गया, शॉर्ट कॉर्नर हो गया, गोल हो गया, पेनल्टी कॉर्नर आपका हो गया, पेनल्टी स्ट्रोक हो गया। फिर वही पोलो से भी देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक आपका चक्कर है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और वहीं स्विमिंग से देखिए इससे भी बहुत सारे आपके होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, इसके बाद ब्रेड स्ट्रोक हो गया, आपका बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया। तो ये सारे जो है स्विमिंग से रिलेटेड आपके टर्म्स है। फिर शूटिंग से देखिए इसमें जो आपके रिलेटेड है यहाँ पे जो टर्म्स आपके जैसे रैपिड फायर पिस्टल हो गया, स्टैंडर्ड राइफल हो गया, बुल्स आई हो गया। तो ये जो टर्म है आपके रिलेटेड है शूटिंग से, और इसको याद करना काफी आसान है। सभी में आप देख रहे हैं कि पिस्टल या राइफल दिया हुआ है तो शूटिंग के लिए ही यूज किया जाता है। फिर इसके बाद टेनिस से आपका है तो इससे रिलेटेड आपका टर्म जैसे सर्विस हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, ड्यूस हो गया, आपका स्मैश हो गया, ग्रास कोर्ट हो गया, ड्रॉप शॉट हो गया।
तो ये जो टर्म्स आपके हैं इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैसे याद कर लेना, और ये जो चीज़ है आपको सारा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इफ पास्ट लीड्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा मोशन है कि अगर ये पास हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि गवर्नमेंट का जो है उस समय डिफीट हो जाता है, मतलब कि उनकी सरकार जो है यहाँ पे चला गया, इस तरीके से ये बोला जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सेंसर मोशन, दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें कट मोशन। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों मोशन को समझना होगा कि जैसे सेंसर मोशन क्या होता है और कट मोशन क्या होती है। तो देखिए जो सेंसर मोशन आपका रहता है यहाँ पे, तो ये जो है किसी भी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर में भी ये किया जा सकता है, या फिर जो ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, तो उन सभी के प्रति जो है ये लाया जा सकता है ये मूव। अब जैसे मान लीजिए कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज या एक्शंस के लिए वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए जो उनके ऊपर में सेंसर मोशन लाया जाता है यहाँ पे। तो वो जो है उनको डिसमिस भी किया जाता है, तो किसी एक इंडिविजुअल्स के मिनिस्टर्स के ऊपर भी लाया जा सकता है, या फिर जो पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके ऊपर में भी ये लाया जा सकता है सेंसर मोशन। और वहीं भी जो आपका दूसरा दिया हुआ इसमें कट मोशन आपका दिया हुआ है। तो कट मोशन देखिए ये एक पावर होता है जो कि मेंबर्स को दिया जाता है यहाँ पे, जो लोकसभा को होता है यहाँ पे, जैसे कि वो डिमांड करते हैं यहाँ पर आपका कि जैसे कि कुछ अगर फाइनेंशियल बिल में कोई भी जैसे ग्रांट्स दिया हुआ है वो उसके ऊपर में डिस्कस जो किया गया है यहाँ पर आपका, तो ये उसके ऊपर में अपोज वो कर सकते हैं। तो कट मोशन ये देखिए अगर ये पास हो जाता है ना, तो ये इससे पता चलता है यहाँ पे कि जो है कोई भी गवर्नमेंट का वो जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफीट हो गया है, यानी कि उनका जो है अब नहीं रहेगा सरकार यहाँ पे। क्योंकि ये जो है कि इंपॉर्टेंट होता है कट मोशन, ये एक पावर दिया जाता है मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए कि वो जो है डिमांड कर सकता है अपोज, कोई भी ग्रांट्स रहता है फाइनेंशियल बिल का जो भी डिस्कस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें मेनली आपका कट मोशन के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है कि अगर ये पास हो गया तो ये गवर्नमेंट का डिफीट माना जाता है। लेकिन जो सेंसर मोशन है आपका, तो ये इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंसर मोशन जो है केवल एक इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के ऊपर भी किया जा सकता है। तो कोई अगर एक इंडिविजुअल मिनिस्टर है केवल उसके ऊपर में अगर सेंसर मोशन लाया जा रहा है यहाँ पे, तो इससे गवर्नमेंट का कोई डिफीट नहीं होती है। लेकिन कट मोशन है तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है, ये अगर पास हो गया तो इसका मतलब ये रहता है कि गवर्नमेंट का जो है वहाँ पे डिफीट हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर आपका ओनली टू, दैट इज ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ ए मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फ्लोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सिंपल है कि जैसे कोई पार्लियामेंट है या तो फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वो जो है किसी भी इंडिविजुअल्स करने का मतलब है कि वो अगर एमपी या एमएलए है तो उसका सीट को वो वैकेंट कर सकता है। अगर वो जो है एब्सेंट रहता है अपना, मान लीजिए कोई बिना कोई परमिशन के, जैसे सेशन जो चल रही होगी, तो वो कितने दिनों तक का जो है अगर वो एब्सेंट रहता है तो जो है उसका सीट को वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका होगा दैट इज 60 डेज। तो कोई भी मान लीजिए एमपी या एमएलए है, तो एमपी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में रहते हैं, चाहे वो कोई भी दोनों हाउस के हो, अपर हाउस या लोअर हाउस के, या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर का। तो वो जो है अगर कोई बिना कोई परमिशन के अगर वो एब्सेंट रहता है किसी भी हाउस से, तो उसका जो सीट है उसको वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये जो है आर्टिकल 101(4) में ये मेंशन देखिए किया गया है यहाँ पे। तो वही चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना, 60 डेज रहता है ये जो है। अगर इतना दिन तक वो बिना कोई परमिशन के अगर सीट अपना, अब मान लीजिए वो एबसेंट रहता है, नहीं आता है असेंबली में, तो उसका सीट को वैकेंट किया जा सकता है डिक्लेयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्टुरी। तो यहाँ पे टर्म आपको समझना होगा कि एस्तुरी क्या होता है, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हैं कौन सा रिवर जो है एस्तुरी बनाती है। तो इसका देखिए राइट आंसर तो आपका यहाँ पे जैसे कि हो जाएगा नर्मदा रिवर आपका हो जाएगा। लेकिन एस्तुरी देखिए क्या होता है, ये चीज आपको समझना होगा। तो ये देखिए एस्तुरी जब कर रहता है तो पर्टिकुलरली ये एक टाइप का एक क्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर होती है। जैसे कि कोई भी कोस्ट है, समुद्र जो आपका रहता है यहाँ पे, तो उसके आसपास में जैसे कोई रिवर या कोई स्ट्रीम है, तो उसमें आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर रहता है। तो वो जो है अगर आके समुद्र के जो खारा पानी होता है, यानी कि जो सॉल्टी वाटर है, उसके साथ अगर मिलती है आके, तो वहां पे एक एस्टुरी का निर्माण करती है। तो यही चीज आपका टर्म है एस्टुरी, मतलब कोई भी फ्रेश वाटर हो गया, रिवर ऑफ स्ट्रीम हो गए, वो आके अगर समुद्र के जो कोस्ट के जो पानी जो साल्टी वाटर होता है उससे आके मिलती है, तो वहां पे एक एस्टुरी का फॉर्मेशन होती है।
तो इस तरीके से देखिए जो नर्मदा नदी है तो ये जो है एक एस्टुअरी का ये निर्माण करती है। तो इसलिए आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जो नर्मदा नदी है तो आप जानते हैं कि ये जो है आपका ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ, मतलब कि जो अराबियन सी है इधर जाके ये ड्रेन करती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में दो इंपॉर्टेंट नदियां आपकी है, जिसमें कि आपका एक है नर्मदा नदी, दूसरा आपका है ताप्ती नदी है। तो ये जो है आप लोग याद कर लेना इसको। इसके अलावा देखिए और भी है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि ये जो है ड्रेन करते हैं जिधर अराबियन सी के है। तो नर्मदा नदी आप जानते हैं कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपका है, जो कि ये अमरकंटक जो प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, तो वहां से इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट है और ये अराबियन सी में जाकर ये फॉल कर जाती है। और ये जो है आपका सतपुरा और जो विंध्यन जो रेंज है तो ये उसके बीच में ये फ्लो करते हुए जाती है। और इसके साथ में देखिए अगर हम बात करते हैं अब जैसे कि ये वेस्टर्न वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंदर में, तो उसमें ये लॉन्गेस्ट है, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर के कैटेगरी में, और ये जो है एस्टुअरी का ये निर्माण करती है। और ये कौन कौन से स्टेट से होते हुए गुजरती है नर्मदा नदी, तो ये आपका जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और साथ में गुजरात हो गया आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन है पूछा था, तो आप लोग जो इसको याद कर लेना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट जो वाटरफॉल्स है नर्मदा रिवर के ऊपर में, तो उसमें आपका जैसे धुआंधार हो गया, कपिल धारा हो गया आपका। और इसके साथ में देखिए जो सरदार सरोवर जो डैम आपका है, जो प्रोजेक्ट है जो बनाया गया हुआ है, और ये भी जो है नर्मदा नदी पे ही है, लेकिन ये गुजरात में है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। और वहीं पे दूसरा नदी जैसे कि आपका ताप्ती नदी है, तो इसको देखिए ये नर्मदा नदी का इसको ट्विंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये भी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये जो है आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे इसकी ओरिजिनेशन पॉइंट है। और जो फेमस जो उकाई डैम है आपका, तो वो जो है ताप्ती नदी पे ही लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये इकोसिस्टम जो टर्म आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए इकोसिस्टम जो आपका रहता है, तो ये जो है एक हम लोग एक लार्ज एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें कि जो भी फ्लोरा और फाना जो है वो सर्वाइव करता है वहाँ पे। मतलब कि जो फेवरेबल जो कंडीशंस होते हैं, तो उसके अंदर में जो भी चीज़ रहने वाले जो होते हैं उसके, तो वो सर्वाइव करते एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए रहते होंगे, और वहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे इकोसिस्टम का टाइप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ डेजर्ट होते हैं, कुछ ओशियंस होते हैं, कुछ माउंटेन्स टाइप के भी आपका हो सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो है वहाँ पे आपको लिविंग बींग्स आपको मिलेंगे। जैसे डेजर्ट की हम बात करते हैं जो इकोसिस्टम रहेगा, तो वहाँ पे आपको जैसे ड्राइड कंडीशन होते हैं, तो आपको वहाँ पर ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो कि इस तरह कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और बाकी जो आपके जैसे रहेगा आपका ओशियन टाइप का इकोसिस्टम है आपका, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे आपको, या फिर जो प्लांट्स या स्पेसीज जो होते हैं जो कि उस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। मेनली जो मेरीन जो प्लांट आपके रहते हैं, तो वही जो है इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ओशियन का जो इकोसिस्टम आपका रहेगा। तो इस तरीके से इकोसिस्टम क्या होगा कि एक एक प्लेस होता है, एक नेटिव प्लेस होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवमेंट के लिए। तो यहाँ पे स्टेबल इकोसिस्टम की देखिए बात करते हैं, तो इसमें आपका दिया हुआ है डिजर्ट, ओशियन, माउंटेन और फॉरेस्ट। तो इसमें जो सबसे मोस्ट जो स्टेबल इकोसिस्टम है आपका, तो वो होगा आपका ओशियन, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ओशियन इकोसिस्टम जो आपका ये क्यों सबसे स्टेबल आपका रहता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो ओशियन है तो इसके जो फंक्शंस और जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो वो जो है आपका अनअल्टर्ड रहती है, यानी कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर में। अब बाकी देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है डेजर्ट, माउंटेन और फॉरेस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन जो होते हैं ना, तो ये जो है आपका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे चेंज होते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। अब जैसे कि डेजर्ट है, तो वो डेजर्ट मान लीजिए आज जो है, तो आज के बाद 10 साल के बाद तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि मे बी वो हरा भरा हो सकता है, या तो फिर वो और भी उजड़ सकता है, और भी जो है डेजर्ट और अच्छा, मतलब जो सर्वाइविंग कंडीशन और वो उससे भी खराब हो सकती है। तो ये एक स्टेबल इकोसिस्टम नहीं माना जाता, मतलब मोस्ट नहीं आएगा आपका इन सारे ऑप्शन की कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं। तो माउंटेन्स भी आपका है, तो देखिए माउंटेन्स भी जो रहते हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस होते ही रहते हैं, जैसे कि वो यहाँ पे जो ऊपर के जो भी ट्रीज है या फिर जो प्लांट्स है वो मे भी हो सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर जो है और ज़्यादा घने हरे भरे हो जाए। तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसी तरीके से फॉरेस्ट भी है, तो फॉरेस्ट भी देखिए आपका ये भी चेंजेस होते रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ ना रहे आने वाले फ्यूचर में, कम होते जाएंगे, तो जो स्पेसीज रह रहे होंगे तो वो जो है आने वाले दिनों में भी सर्वाइव नहीं कर सके।
लेकिन जो ओशियन है, तो ओशियन में देखिए यहाँ के जो फंक्शंस और जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो ये जो है अनअल्टर्ड होता है, यानी कि ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं रहेंगे एक लंबे समय ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जो ओशियन का पानी है वो साल्टी है, तो वो साल्टी रहेगा ही आज भी, कल भी, और आने वाले बहुत सालों तक भी ये रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का आपका हो गया, तो ये जो है एक तरीके से कांस्टेंट ही रहते हैं और थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो ओशियन जो इकोसिस्टम आपका है, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है इन सभी ऑप्शन में से। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजिनरी लाइंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू जो भी इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जैसे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और जो इक्वेटर है, ये तीनों पास करते हैं। तो देखिए ये अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, वर्ल्ड का जो मैप है अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूडनल जो लाइंस हैं, उसमें कि आपका इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो ये तीनों जो है लाइन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करती है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। तो अगर आपने मैप देखा होगा तो आप लोग इसको बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर अफ्रीका आपका हो जाएगा। तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, तो इसके थ्रू ये तीनों जो इमेजिनरी लाइंस आपके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों के तीनों पास करते हैं। और अफ्रीका आप जानते हैं कि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, जो कि ये 1/5 ऑफ द टोटल जो लैंड सरफेस है अर्थ का वो कवर करता है। तो ये जो है तीनों लाइन इसके थ्रू पास करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन सभी से रिलेटेड आपके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जो भी कॉन्टिनेंट है आपके, तो इसके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके लैटिट्यूडनल जो लाइंस आपके हैं, जैसे कि आपका 23.5 डिग्री जो आपका ट्रॉपिक ऑफ ऊपर में कैंसर है, और वहीं पे 23.5 डिग्री साउथ में नीचे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 0 डिग्री जो इक्वेटर आपका है, मतलब 0 डिग्री जो लैटिट्यूडनल जो लाइन आपका है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। तो ये तीनों लाइन जो है आपके, तो आप देखते होंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये तीनों जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये लाइन पास करती है। और वहीं पे आप देखेंगे जैसे आपका ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है वो सिर्फ रहता है। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका में देखिए इसमें आपका इक्वेटर है और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा सकता है, तो आप लोग अगर वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखे रहोगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इक्वेटर से जो है कौन कौन से कंट्री है जो इक्वेटर पास करती है उसके थ्रू होते हुए गुजरती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे टोटल ऐसे 13 कंट्रीज है, 3 कॉन्टिनेंट है और 3 जो है वाटर बॉडीज है। तो कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो जैसे कि साउथ अमेरिकन कंट्री की हम बात करते हैं आपका, तो इसमें कौन कौन सा, जैसे इक्वाडोर आपका हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील आपका हो गया, ये साउथ अमेरिकन के है। और वहीं पे अफ्रीकन कंट्री की बात करते हैं तो इसके थ्रू जो इक्वेटर जो है पास करता है आपका, तो उसमें आपका गबून हो गया, कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपका हो गया, युगांडा आपका हो गया, केन्या है, सोम, इसके अलावा साओ टोम है, और प्रिंसी, और साथ में आपको सोमालिया हो गया। और वही एशियन कंट्री की बात करते हैं तो जो इक्वेटर पास करता है एशियन कंट्री के थ्रू, तो उसमें आपका मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरीबाटी हो गया, और ओशियानिया आपका हो गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना यहाँ पे। और उसके साथ में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी कभी कभी आपसे अगर आता है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप लोग ये देख लेना, इक्वेटर वाला देख लेना, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि द एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है इंडिया का, और साथ में जो इसके जितने भी पड़ोसी जो देश हैं, तो उसमें जो है इनका इंटरनेशनल जो बाउंड्री एक्सटेंशन है, तो आपको इसको क्रम में समझना सजाना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि इसमें जो है सबसे पहले जो छोटा जिसका भी सीमा होगा इंडिया के साथ में उसको आपको रखना है पहले, और जिसका सबसे ज़्यादा आपका होगा तो उसको बाद में आपको रखनी है। तो देखिए ये चीज़ तो आपने देखा भी होगा, डेटा के अकॉर्डिंग जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ में, तो वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आप जो है लास्ट में ये देख लीजिए बांग्लादेश आपका किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बांग्लादेश। तो इस तरीके से यही दोनों में से कोई होगा यहाँ पे, तो आपका ए और उसके बाद में आपका जो ऑप्शन सी है, तो ये दोनों तो आपका ऐसे इलिमिनेट आपका हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे जो है एग्जैक्ट आंसर याद रखना है। इसमें देखिए दिया हुआ है नेपाल और इसमें दिया हुआ है पाकिस्तान।
तो आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वो पाकिस्तान के साथ जो है ये ज़्यादा है, मतलब चाहे नेपाल के कंपैरिजन में। तो नेपाल का क्या है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है, नेपाल का सबसे छोटा बॉर्डर लाइन है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ में ज़्यादा है, उसके बाद फिर चाइना, उसके बाद फिर बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। और आप लोगों को एग्जैक्ट डेटा भी याद रखना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे जितने भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया के, तो उसमें जो है आपका लैंड बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं आपका कौन कौन से कंट्री जैसे कि सीमा लगती है हमारे देश से, तो उसमें आपका भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो इसमें सबसे कम जो बाउंड्री लेंथ है तो वो है भूटान का 699 किलोमीटर है। और वहीं पे म्यांमार की बात करते हैं तो इसका देखिए 1643 किलोमीटर है। नेपाल का बात करते हैं तो इसका 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लेंथ है हमारी तो वो है लगभग 3323 किलोमीटर है। और चाइना के साथ में जो है 3488 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ में जो है तो वह 4096 किलोमीटर है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे इसको तो आपका इस तरीके से रहेगा क्रम। पहले भूटान आपका होगा, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, चाइना, फिर बांग्लादेश। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना होगा तो आपको इस तरीके से चलना होगा, पहले आपका बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग जो है इसको कर सकते हो। आपको जो है ये सारा चीज़ डेटा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपका था, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था आपका कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करना था। तो इसमें सबसे पहले आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें भूटान नहीं है तो क्या होगा, पहले नेपाल ही आपका आएगा, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है आपको डेटा क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि डॉक्टर अम्बेडकर आर द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए जब इसका फॉर्मेशन जब किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूट जब किया जा रहा था इसका, तो उस समय जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, तो ये जो चेयरमैन थे तो वो कौन से कमेटी के थे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है प्रियम्बल कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो देखिए जो बी आर अम्बेडकर जी थे तो ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी देखिए क्या होता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है, यानी कि कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी था। और उसके जो ये चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो कमेटी थे जो बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के समय, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग फॉर्मेशन कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेटी थे। तो उसके जो चेयरमैन थे तो वो जो है आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है और ये सारा चीज़ जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं तो सारा चीज़ इंक्लूड उसमें किया गया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हो सारे सब्जेक्ट का। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके देखिए जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी जो था तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनाया गया था तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर इसके बाद एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए जो बनाया गया था तो इसके भी जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर इसके बाद देखिए जो बनाया गया था आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद जो स्टेट कमेटी था, यानी कि जैसे स्टेट के साथ कौन नेगोशिएट करेगा, तो इसके कमेटी के जो चेयरमैन थे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। और कमेटी जो थे बनाए गए थे आपके, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए फंक्शन कैसे करेगा तो इसके चेयरमैन थे जीवी मवलंकर। फिर इसके बाद जो हाउस कमेटी है इसके चेयरमैन थे पी बी पटाभी सीतारमैया। फिर इसके बाद जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे तो वो थे के एम मुंशी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी के जो चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग फॉर्मेशन जब कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूट जब कर रहे थे उस समय कौन कौन से चेयरमैन थे इंपॉर्टेंट कमेटी के, तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है, आपका इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम देखिए आपको इसी तरीके से जो है क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। हम आपका जो है लगभग कोशिश करेंगे कि जितने भी और भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसके थ्रू ही आपका पूरा थ्योरी जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप लोग भी और देखते रहना, जितने भी सेट ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें भी जो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस कराए हुए हैं। और पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।